हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना था? तो अधिगम के नियम। आइए समझते क्या होते हैं अधिगम के नियम, इनको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में। तो मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विभिन्न पशुओं पर परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के आधार पर व्यक्ति को अधिगम की धारणा, क्षमता, उसके भूलने अथवा स्मरण ह्रास को कम किया जा सकता है। नियमों के द्वारा प्रत्यय स्मरण की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम के नियमों को दो वर्ग में विभाजित किया गया। कौन कौन से दो वर्ग में विभाजित किया गया? तो आपके होते हैं, देखो बेटा, लर्निंग यानी अधिगम बता चुके हैं हम, कल पूरा पढ़ाए हैं हम आपको। तो अधिगम के मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आएंगे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब अधिगम के गौड़ नियम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा इसको और क्या कहते हैं? मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। एक एक करके पहले हम लोग अधिगम के मुख्य नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग अधिगम के गौड़ नियम को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अधिगम के मुख्य नियम की तरफ पहला कौन सा आपका नियम था? तो तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही क्या होता है? सीख सकता है बच्चा। सीखने के लिए तत्पर रहने से अधिगम शीघ्र व स्थायी होता है। तत्परता व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में योगदान देती है, जिससे क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। मानसिक रूप से तैयार ना होने पर कोई भी कार्य और व्यवहार कष्टदायक होता है। देखिए, इस नियम का कहना क्या था कि जब भी इंसान जो है भैया, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी जब तैयार हो जाता है तो वो चीज़ों को अच्छे से सीख सकता है। और इनका कहना इस नियम का ये था कि मान लो इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है अगर, तो बच्चा या वो व्यक्ति अच्छे से सीख नहीं पाएगा। भाई मान लो कोई इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं है या मेंटली वीक है, तो क्या वो अपना जो अधिगम है उसके अधिगम में कोई बाधा नहीं है कि क्या वो हर चीज़ उसी इंसान की तरह सीख लेगा जो नॉर्मल है? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो बाधा आएगी ही आएगी। कहने का आशय ये है, तो कहने का आशय ये है कि जो आपका तत्परता का नियम है उसमें क्या इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है? इन्होंने बताया कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से जब तैयार हो जाता है इंसान, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से स्थायी रूप से, यानी कि भाई जैसे कोई चीज़ है हमने मान लो आपको आज पढ़ाई, तो वो आपको जीवन पर्यंत अगर याद रह रही है तो इसका मतलब है कि आप उसको एक लेवल पे सीख रहे हैं, है ना। भाटिया के अनुसार इस नियम का कहा गया कि तत्पर होना मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना। अधिगम के प्रति बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है। कक्ष में नवीन ज्ञान प्रदान करने से पहले बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। जबरदस्ती कार्य कराने से उसकी भावनाओं का दमन होता है और सीखने के प्रति इच्छा शक्ति की भी कमी आ जाती है। दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका था अभ्यास का नियम, है ना। अभ्यास का नियम का मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या बताया गया? थॉर्नडाइक के अनुसार बताया गया। थॉर्नडाइक के इस नियम, ये पहली बात तो अभ्यास का नियम आपका किसने दिया? तो याद रखिएगा, अभ्यास का नियम आपका थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि कोई भी क्रिया बार बार दोहराने से उससे संबंध स्थापित हो जाता है। कई बार बार अभ्यास करने से अधिगम सरल हो जाता है और इससे कुशलता भी प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने देखा कि पहले बच्चा छोटे में बच्चे को गुड लिखवाया गया, एक बार जी टेढ़ा बना रहा है बच्चा, ओ नहीं बना पा रहा है, फिर एक समय ऐसा आता है 10 बार लिखने के बाद में वो गुड अच्छे से लिख लेता है ना। तो ये क्या है? उस अभ्यास कहते हैं ना, करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान वाली बात, कि अभ्यास करते करते उस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते एक्सरसाइज करते करते वो क्या होता है, उसके लिए आसान हो जाता है। तीसरा आपका क्या था मुख्य नियम के अंतर्गत? प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार क्या बताया गया? देखो, क्रो के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई कि सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कि सबसे पहली बात तो जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए कि हाँ हम अब सीख गए। जैसे मैंने जब कार ड्राइविंग सीखी तो जिस दिन मेरे को लगा नहीं मैं परफेक्ट हो गई हूँ या मुझे बहुत अच्छे से चलाना आ रहा है, तो उस दिन मुझे अकेले कार चलाने में बिल्कुल डर नहीं लगा और मुझे एक सेटिस्फैक्शन भी हो गया कि हाँ हम कार चलाना भाई सीख गए। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने से अच्छा या धनात्मक प्रतिफल मिलता है, तो ये कार्य बार बार करने की इच्छा भी होती है। अब भाई कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है कि बार बार हम कार खुद चलाएं। भाई कहीं भी जाना होता तो ऐसा लगता है कि कार मैं खुद चलाऊं। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो चीज़ हमें आती है तो हमारी इच्छा होती है कि हम उस कार्य को बार बार करें। क्यों? क्योंकि उससे हमको क्या मिला? धनात्मक प्रतिफल मिला, यानी कि 4 लोगों ने तारीफ और कर दी, बहुत अच्छा लग गया, 2-4 रील बन गई, है ना। तो बात कहने का आशय ये है कि इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। जिस कार्य के परिणाम से व्यक्ति
को सुख एवं चैन प्राप्त होता है, उसे सीखने में आसानी भी होती है। असफलता मिलने पर व्यक्ति कार्य को दोबारा करने का प्रयास नहीं करेगा। मान लो एक बार हम नहीं चला पा रहे, दूसरी बार नहीं चला पा रहे, बार बार हमसे कुछ ब्लंडर हो रहा है, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार हमसे तो हम सीख ही नहीं पाएंगे, लगता है जीवन में कभी ये काम ही नहीं कर पाएंगे। कक्षा में सीखने के लिए बालक को निरंतर अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चा एक बार मैथ्स का सवाल गलत लगाए, 2 बार गलत लाए, लेकिन आपको उसको डांटने की बजाय क्या करना है, मोटिवेट करना है कि नहीं कर सकते हो, इसमें तो क्या था, देखो कितना आसानी से हो गया। फिर उसी तरीके का उसको दूसरा सवाल दो, तीसरा सवाल दो, ताकि वो सीख जाए। क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अधिगम प्रदान करने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सीखने के प्रति रोचकता बनी रहे, और अध्यापक को सकारात्मक सोच के साथ शिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि संतोषप्रद परिणाम भी प्राप्त हो सके। ये तो हो गए अधिगम के मुख्य नियम। अब हम बात करेंगे अधिगम के गौड़ नियम की। अधिगम के गौड़ नियम के अंतर्गत आपका सबसे पहला कौन सा सिद्धांत आता है, तो बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। जब कोई उद्दीपक जीव को उत्तेजित करता है, उद्दीपक का मतलब होता है आपका स्टिमुलस, तो वह संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। सही अनुक्रिया के पूर्व बहुत सी अनुक्रियाएं होती हैं जिनमें अनेक निरर्थक होती हैं। यदि वह बहुत सी निरर्थक अनुक्रिया नहीं करेगा तो वह सही अनुक्रिया करना भी नहीं सीख पाएगा। बहु अनुक्रिया के नियम के अनुसार अधिगम के विभिन्न उपायों और विधियों की खोज में अधिगमकर्ता का प्रयास उन्हीं त्रुटियों में सुधार करता है। अधिगमकर्ता को इस नियम के अनुसार अधिगम हेतु पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिससे वह कम से कम निरर्थक प्रयास कर सके। कहने का आशय ये है कि जैसे मान लो अभी जब आप आगे सिद्धांत पढ़ोगे ना, तो उसमें यही बताया गया, वो बहु अनुक्रिया सिद्धांत पर ही आधारित होता है। जैसे आपने क्या किया कि जैसे मान लो एक ही बॉक्स था, ठीक, यहाँ पर रोटी का टुकड़ा रखा है, ठीक, एक चूहा यहाँ पर बंद है, मान लो सपोज डेट। एक चूहा ने जल्दी गोल 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 घूमा, ये अचानक से रोटी क्या हुई, जैसे ही ये इस पे पैर, मतलब जैसे इसका बॉडी इस पे लड़ी, ये रोटी मान लो इधर गिर गई, चूहे को रोटी खाने को मिल गया। फिर अब उसको ये पता चला कि ऐसे गोल गोल घूमने से रोटी ये नीचे आ जाती है खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, बार बार घूमा करेगा। फिर एक बार उसको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ये चीज़ जो है, बस अगर हम ऐसे छू जाएगी तो ये रोटी हमको मिल जाएगी। तो कहने का आशय ये है कि अब जैसे छोटा बच्चा है ना, जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा को मान लो उसको क्या चाहिए भैया, चॉकलेट चाहिए, तो वो क्या करेगा, रो देगा। तो देखो छोटा बच्चा क्या करता है भैया, वो पहले कहता है कि मेरे को ना चॉकलेट चाहिए, फिर उसको क्या होता है कि मम्मी पापा कहते हैं नहीं चॉकलेट नहीं लेना है, फिर वो वहाँ पर रोई करने लगता है कि नहीं चॉकलेट चाहिए, फिर उसको रोई जब इतनी ज़्यादा करता है तो उसको चॉकलेट दिला दी जाती है। तो कहने का आशय ये है कि जब फिर उसको दोबारा चॉकलेट चाहिए तो वो फिर रोने लगता है, क्योंकि उसको क्या पता है कि रोने से चॉकलेट मिल जा रही है बार बार, तो वो वही क्रियाएं बार बार करता है ना। मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति के नियम की अगर हम बात करें तो अधिगम को मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति का कारण क्या होता है, तत्परता आती है। यदि अधिगमकर्ता में अनुकूलन अधिगम की मनोवृत्ति नहीं होती है तो वह अधिगम नहीं कर पाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या बताया गया कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा, ये उसके समाज से समायोजन करने से पूर्व अनुभवों, उसके विचार, उसकी संस्कृति आदि पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार यह नियम बताता है कि शिक्षण क्रिया से पूर्व बालक को अधिगम हेतु मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। कहने का आशय ये है कि बच्चे को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे बच्चा क्या होता है, स्कूल में प्रवेश लेता है जब, तो अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी बोलना नहीं आता होगा तो बच्चा कैसे सीख पाएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। या अगर उसको, जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब उनका एडमिशन होता है तो उनको बहुत सी चीज़ें पहले से ही आती होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक जो विकास है भाई वो हो तो शुरू से ही रहा है भाई, जब बच्चे के जन्म से ही हो गया है, इवन जब वो माँ के गर्भ में था तभी से हो रहा है उसका विकास, ठीक। तो उससे हुआ क्या कि बच्चा तभी से सीखता हुआ आ रहा है। लेकिन जब बच्चा शिक्षण क्रिया में आता है ना, जब उसको प्रॉपर पढ़ाया जाता है कि 2+2=4, तो वो उसको मानसिक रूप से तैयार होना क्या है, ज़रूरी है। किसका मानना था ये बात आपका मानना था थॉर्नडाइक का। तीसरा है आपका गौड़ नियम के अंतर्गत अधिगम के तत्वों की पूर्व समर्थता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि इस नियम का दूसरा नाम अनुक्रिया का नियम भी है। इसके अनुसार अधिगमकर्ता समस्यात्मक परिस्थिति के सभी तत्वों के प्रति अनुक्रिया ना करके कुछ चुने हुए तत्वों से ही अनुक्रिया कर सकता है। जिन स्थितियों के प्रति अधिगामी अनुक्रिया कर सकने में समर्थ होता है उसे समर्थता का तत्व कहते हैं।
ये समर्थता तत्व अधिगामी से पहले ही विद्यमान रहती है। इन्हीं तत्वों के आधार पर वह प्रतिक्रिया करता है और इन तत्वों की पहचान अधिगम करता है की बुद्धि पर निर्भर करती है। अच्छा देखो, बच्चा जब स्कूल में जैसे विद्यालय में जब आता है तो उसकी मैम जब उसको डांटती हैं तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे मैम ने कहा हे बी साइलेंट, तो बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। क्यों साइलेंट हो जाते हैं? वो चिल्लाएं और चिल्लाएं नहीं, क्यों? क्योंकि उनके माइंड को पता है। क्या पता है? क्योंकि उनके अंदर ये पहचानने की क्षमता प्राप्त हो चुकी है। वो इस चीज़ को समझने में समर्थ हैं कि नहीं, जब मैम कहेंगे चुप रहो तो हमको चुप रहना था, अन्यथा की स्थिति में उसको क्या मिलेगा? उसको हो सकता है दंड मिल जाए, है ना। तो इस चीज़ की बात की गई है यहाँ पर। चौथा है आपका गौड़ नियम के अंतर्गत सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। इसका अर्थ यह है कि अनुक्रिया दो परिस्थितियां समानता और सादृश्यता के आधार पर होती हैं। इसमें पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव का उपयोग नवीन अधिगम परिस्थितियों में कर लिया जाता है। यहाँ पर अंतरण का सिद्धांत कार्य करता है। जब किसी ज्ञान अथवा अनुभव को धारण अथवा आत्मसात कर लिया जाता है तो किसी दूसरी या नवीन अधिगम परिस्थिति में उसका अंतरण सरलता से किया जा सकता है। इसलिए इसे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। किसको भैया? सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया के नियम को हम क्या और कहते हैं? आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। इसमें बालक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में उसे जो कुछ भी सिखाया जा रहा है भविष्य में वो उसके अधिगम हेतु सहायक होगा तथा ये उसे ये अनुभव कराएगा कि इस ज्ञान से संबंध में बहुत कुछ जानता है। इसके द्वारा वह पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित कर अधिगम को सरल बनाएगा। आप देखते होंगे स्पेशली इन एनसीईआरटी बुक्स, क्या जैसे ही चैप्टर शुरू होगा, मान लो चैप्टर नंबर 10 शुरू हो रहा है ना, क्लास 10 की ये किताब है, तो इसमें लिखा होता है, कहीं कहीं पे आपने देखा भी होगा कि एज पर यू हैव रीड दिस इन क्लास 9th, है ना, कि जैसा कि आप पहले इसको कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इतनी बात लिखने के बाद में आगे का कंसेप्ट सिखाता है। तो वही बात है कि जो आपका पूर्व ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आपके नवीन ज्ञान को सीखने में क्या करेगा? सहायता करेगा, है ना। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है? देखिए, साहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि इस नियम के में अधिगमकर्ता की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तित होता है। स्थान पूर्व तथा पश्चात की परिस्थिति के रूप में होता है जिसमें समानता होती है। यदि अधिगमकर्ता को नवीन ज्ञान प्रदान करते समय वही परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जो इसके पूर्व अधिगम के समय विद्यमान थी तो अधिगामी पूर्व के अनुसार ही प्रतिक्रिया करेगा। पूर्व एवं नवीन स्थितियों में इस प्रकार की समानता स्थापित करना इस आचार्य परिवर्तन कहलाता है। अब ये टीचर के ऊपर है कि वो 9th का कॉन्सेप्ट का कुछ बेस ले करके तब उसको 10th का समझाए तो ही समझ में आएगा। हो सकता है कि वो उसके रिवीजन पे ना हो। तो इस प्रकार प्रयास ये होना चाहिए कि अधिगम से पूर्व सहगामी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अधिगम करता है, यानी कि जो लर्नर है जैसे आप लोग, है ना, अपने ज्ञान को स्थायी रूप दे पाएँ, अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँ। उसके बाद में अब आपने मुख्य नियम पढ़ लिया अधिगम के 3, ठीक है, और अब क्या पढ़ लिया आपने? गौड़ नियम भी पढ़ लिया अधिगम के लर्निंग के। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व क्या है। जो कुछ हम लोग सीखे हैं, है ना, उनका एजुकेशनल प्रोस्पेक्टस क्या है, मतलब क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले उद्देश्यों की स्पष्टता हो जाती है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट एवं जीवन उपयोगी होना चाहिए। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। वे सुख देने वाला कार्य को कष्ट देने वाले कार्य की अपेक्षा शीघ्र करते हैं और सीखते हैं। उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन, बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे उस स्थानांतरण एवं अभ्यास में क्या होगी? सरलता मिलेगी। अभ्यास जागृत करना, मतलब शिक्षक को विषय अथवा पाठ को बार बार दोहराकर अभ्यास करना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना चाहिए कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है। देखो, बहुत लोग, हम ये बात यहाँ से जोड़ देंगे, बहुत लोग कहते होंगे ना, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, इवन आप भी मानते होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना होगा ना, सबने सुना होगा, हो सकता है एक आध लोग स्टेटस भी लगाए हो एक समय पहले। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मैं कहती हूँ नहीं, ये बात भी गलत है। मैं जो मानती हूँ वो ये है कि प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यों भाई? प्रैक्टिस हम तो कह रहे हैं आप साल भर में करो भाई, एक बार मैम हमने पढ़ा था, साल भर बाद उसकी प्रैक्टिस कर ली, ये तो मायने नहीं रखता ना। हो सकता है साल भर में आप कंसेप्ट ही भूल जाओ, तब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तब उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप उसका वीकली प्रैक्टिस करो, मंथली प्रैक्टिस करो, उसका रिवीजन करो। समझ रहे हैं बात को? हाँ, उसके बाद में क्या भैया?
स्वक्रिया पर बल, यानी कि अधिगमकर्ता जो होता है, जो लर्नर होता है, उसको स्वयं हाथों से कार्य को करके सीखना चाहिए। इससे उसका अनुभव मजबूत एवं स्थायी होता है। इससे स्वनिर्भरता भी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। इससे कैसे मैम? हमने तो मम्मी को देख लिया, मम्मी ने हमको बता दिया कि बेटा आलू का पराठा ऐसे बनता है या कढ़ाई पनीर ऐसे बनता है। अब हम उस चीज़ को जब बनाएंगे ना, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कितनी तेज आंच रखनी है, कि तब हमको पराठे को पलटना है, या कितनी तेज और धीमी आंच रखनी है, तब हमको जो है क्या करना है भैया, सब्जी को बनाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। अनुभव का स्थानांतरण, एक्सपीरियंस ट्रांसफर, सीखने के नियमों में यह स्पष्ट होता है कि मानवीय अनुभव का विशेष महत्व होता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को अधिक से अधिक अनुभव एकत्रित करने के अवसर दें और इसके पश्चात वे छात्रों को अनुभव की नवीन समस्या या कार्य के सीखने में उपयोगिता बताएं। इस प्रकार बार बार अभ्यास और प्रयोग से छात्र स्वतः ही अनुभव का प्रयोग करना सीख जाएंगे। प्रेरकों का प्रयास, यूज ऑफ मोटिव्स, सीखने के नियमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीखने के लिए उचित वातावरण एवं प्रेरकों का प्रयोग आवश्यक है। जब हम बच्चों को पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा के द्वारा सीखने के लिए तैयार करते हैं तो वे सीखने के प्रति उत्साह एवं रुचि को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे बच्चों को हमने कहा कि देखो, जो बच्चा जो है आज मैं एक आर्ट का आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, जो बच्चा इसको अच्छे से सीख लेगा और कल हम इस पे इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको जो है एक टेस्ट देंगे और उस टेस्ट में जो फर्स्ट आएगा उसको हम क्या देंगे, एक ट्रॉफी देंगे। ठीक, क्या देंगे भैया, एक ट्रॉफी देंगे। तो अब बच्चा क्या करेगा ना, क्योंकि इसी आर्ट से हम टेस्ट लेंगे तो वो इस आर्ट को बहुत अच्छे से सीखेगा। किस जिद में सीखेगा, कि उसको भी प्राइज मिले। तो शिक्षकों को यानी टीचर्स को चाहिए कि वे पठन पाठन के बीच में बच्चों को उत्साहित करें, मोटिवेट करें, है ना। तो इससे क्या होगा, वो बच्चे भी खुश रहेंगे और क्या रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे पढ़ने के समय। तो इससे ये क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने संबंधी नियमों में के द्वारा अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र को विस्तृत एवं सुगम किया जा सकता है और इन नियमों के द्वारा सीखने की क्रिया को प्रभावपूर्ण भी बनाया जा सकता है। अधिगम में अभ्यास कार्य तथा पुनरावृत्ति को, महत्व को समझने तथा प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार आदि के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है अधिगम के सिद्धांत। अब ये मैम फिर हम लोगों ने कौन से सिद्धांत पढ़े, हमने कहा ये तो आपने सिद्धांत पढ़ लिया है, अब एक्चुअल में सिद्धांत तो अब हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके सीटेट वगैरह में भी काम आते हैं। कौन कौन से सिद्धांत? तो अधिगम के सिद्धांतों को दो होते हैं ना आपके, एक तो व्यवहारिक उपागम पे आधारित, एक संज्ञानात्मक पर, जिसमें आप थॉर्नडाइक का पढ़ेंगे, पावलव का पढ़ेंगे, गेस्टाल्ट और गेने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए जितना हम आपको मतलब कैसे समझाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये मान के चलिए सुपर टेट तक आपको इनसे पीछा नहीं छूटेगा। और जो बच्चा इसको बीएड में नहीं पढ़ता है वो आगे चल के पछताता है, क्योंकि आगे चल के कंप्लीट थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता है। जो आदमी पढ़ाता भी है ना स्टेट और ये सब की थ्योरी, वो क्या करता है, वन लीनियर फॉर्म में पढ़ा देता है, वन लीनियर फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप बीएड में इसको डीपली पढ़ लोगे ना, उतना आप जब सुपर टेट की तैयारी नहीं करोगे ना, तब नहीं पढ़ पाओगे। मैम क्यों नहीं पढ़ पाएंगे तब? क्योंकि तब आपके पास बेटा अन्य 15 विषय और होंगे पढ़ने के लिए, तो आप उनको समय दोगे कि इसको समय दोगे? तो अभी आपके पास समय है। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं अगर कल से ये पढ़ाऊँ आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत, और ये तो मतलब चाहे एक बार ना समझ में, आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगी उस चीज़ को, लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये आपके बेटा सीटेट में आएगा, है ना। हमने आपको पता है पेपर 3 क्यों उठाया है? हमने पेपर 3 इसीलिए उठाया क्योंकि इसका वेटेज टीचिंग एग्जाम से ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पेपर 1 एंड पेपर 2। ये नहीं सोचो कि मैम को नहीं आता है मैम पेपर 1 और पेपर 2, ऐसा नहीं है। पेपर 3 टफ भी है थोड़ा सा और इसका वेटेज ज़्यादा है। भैया हमने कह दिया शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में पेपर में क्वेश्चन बन गया कि शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद बताइए, और है ना, और शिक्षा का समाज में क्या जो है मुख्यता है, उसकी विशेषताएं बताओ। आप वो अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन जब तक हम आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं बताएंगे, जब तक हम आपको पावलव का सिद्धांत नहीं सिखाएंगे, तब तक आप इसको अपने शब्दों में नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करिए, है ना, और अपने से दोस्तों को और उसके बाद में अपने क्लासमेट्स को ज़रूर बताइए पीजी पॉइंट पे क्लासेस चल रही हैं। बाकी 21 दिसंबर से मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर भी पढ़ा दूंगी। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। एक बार फटाफट से चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अधिगम के सिद्धांत वाला ये जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको क्या करूँगी,
कल से ही करवाऊंगी। कल सबसे पहला हम आपको क्या पढ़ा रहे होंगे, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़ाएंगे, और जो किताबी ज्ञान है वो तो हम आपको देंगे ही देंगे, साथ में जो इसका वन लीनियर थ्योरी, मतलब पूरा जैसे हमने जीन पियाजे का पढ़ाया था ना, पूरा पढ़ाने के बाद में शॉर्ट नोट से भी पढ़ा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे तो पहले पूरा थॉर्नडाइक का नियम है ना, उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स से भी पढ़ा देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा पीजी पॉइंट से, और पीजी पॉइंट के नाम से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपके सीटेट के नोट्स भी प्रेजेंट है, चाहें तो आप लेकर के आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। और जो बच्चे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से भी कर सकते हैं। ठीक, करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।